नमस्कार, आप देख रहे हैं देश का सवाल और आपके साथ मैं हूं राजीव शर्मा। मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ समेत 5 राज्यों जिनमें तेलंगाना और मिजोरम भी हैं, यहां पर चुनाव प्रचार चरम पर है और इसी के साथ बगावत का बिगुल भी लगातार बज रहा है, फूंका जा रहा है। दरअसल राजस्थान और मध्य प्रदेश में मुख्य बीजेपी पार्टी बीजेपी और कांग्रेस के बीच सीधी टक्कर है। दोनों ही राज्यों में दोनों पार्टियां जीत का दावा कर रही हैं, लेकिन टिकट का जो टेंशन है उससे हर कोई परेशान है। जिसका टिकट कट रहा है वो बागी बन रहा है और ये स्थिति दोनों ही पार्टियों में है। अगर मध्य प्रदेश में कांग्रेस की बात करें तो दूसरी लिस्ट आते ही पूरे प्रदेश में कांग्रेस में बगावत के सुर तेज हैं। जगह जगह प्रदर्शन हो रहे हैं और पार्टी के कार्यकर्ता अपनी ही पार्टी के नेताओं के पुतले फूंक रहे हैं। तो बीजेपी के सामने भी ऐसी ही स्थिति है। जबलपुर में बीजेपी के संभागीय दफ्तर में कार्यकर्ताओं ने जमकर हंगामा किया। केंद्रीय मंत्री और मध्य प्रदेश चुनाव के प्रभारी भूपेंद्र यादव तक के साथ धक्का मुक्की कर दी गई। यही हाल राजस्थान में देखने को मिला। बीजेपी की दूसरी लिस्ट के बाद उदयपुर शहर विधानसभा सीट पर नगर निगम के डिप्टी मेयर पारस सिंघवी ने विरोध करना शुरू कर दिया। अब सवाल ये है कि इन बागियों को कैसे मनाया जाए, क्योंकि मध्य प्रदेश और राजस्थान दोनों ही जगहों पर फाइट टाइट है। ऐसे में बागियों से डर तो सबको है और इन्हीं सब मुद्दों पर हम चर्चा करेंगे अपने खास मेहमानों के साथ, लेकिन उससे पहले कुछ बयान तो सुन लीजिए। बात करेंगे आप मीडिया वाले हटेंगे तो हम सबसे बात कर लेंगे। पहला मौका है इस तरीके का विरोध। अभी हम आए हैं कार्यालय में, सबसे बात करेंगे। निगम में बाप है और ये नाकाबिल बेटे हैं। ये सपना देख रहे हैं कि ये मुख्यमंत्री बन जाए। ये कांग्रेस में आग लगाने को तैयार है, इसलिए हम इनमें आग लगाने के लिए आए। लगा दो यह मीटिंग कोई विरोध की नहीं है। कार्यकर्ताओं के मन में दुख है। भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व से मैं हाथ जोड़कर विनती करता हूं, उदयपुर की जनता का सम्मान करें। उदयपुर की जनता का जो उनकी भावना है उसका आदर करें। और मैं आपसे निवेदन करता हूं, जिस तरह से राजस्थान के अंदर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता सड़कों पर उतर रहे हैं, गलत निर्णय के कारण उस पर पुनः चिंतन करें, मनन करें। और जिसने अपना जीवन संगठन को देने के लिए कृत संकल्पित रहा, उस कार्यकर्ता का भी अपमान आप करेंगे, मुझे ऐसा पूरा विश्वास है। पुनः एक बार विचार किया जाए और अगर विचार नहीं करेंगे, निर्णय पर अडिग रहेंगे, तो फिर कार्यकर्ताओं के उसके लिए सोचने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। पार्टियां बहुत मेहनत के साथ चुनावों की तैयारियां करती हैं और ये उम्मीद रखती हैं कि जनता तक कोई एक ऐसा संदेश पहुंचाएंगी जिसमें जनता का भला तो होगा, लेकिन जनता को यह भी पता चलेगा कि ये पार्टी एकजुट होकर सामने आ रही है। लेकिन जब बागी आगे आते हुए दिखाई पड़ते हैं तो बड़े सवाल पैदा होते हैं। देश का सवाल के ऐसे ही कई सवाल। पहला, क्या बागी बिगाड़ेंगे चुनावी खेल पार्टियों का? बागियों से सबसे ज्यादा नुकसान आखिर किसको होगा? क्या राजस्थान में वसुंधरा राजे का दबदबा अब भी कायम है? और क्या गहलोत और पायलट में सब कुछ ठीक है या अभी ऊपर ऊपर की पैचिंग हुई है, अंदर वही स्थिति है? गेस्ट हमारे साथ, हमारे खास मेहमान इस वक्त जुड़े हुए हैं। राकेश त्रिपाठी, प्रवक्ता बीजेपी, बहुत स्वागत है राकेश भाई आपका। अलका लांबा जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, प्रवक्ता कांग्रेस के तौर पर। अलका जी बहुत स्वागत है आपका भी इंडिया न्यूज पर। विकास गोयल, प्रवक्ता आम आदमी पार्टी, विकास भाई बहुत स्वागत आपका। और कृतिनिधि पांडे, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी, आपका भी बहुत स्वागत है। कृतिनिधि पांडे जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। चर्चा और मुद्दा आप सबको पता होगा। पता ये कि तैयारियां हर पार्टी कर रही है, पार्टी अपनी स्ट्रेटेजी के हिसाब से तैयारी करती है और कहा जाता है कि जो शतरंज का खेल होता है, चुनाव का खेल भी कुछ उसी तरीके से होता है। जो खेलने वाला है या जो पार्टी का हाई कमान है वो तय करता है कि किस खाने में कौन सा मोहरा ज्यादा बेहतर रहेगा, उस हिसाब से उस मोहरे को वहां पर उसको प्लेस किया जाता है, रखा जाता है। लेकिन अगर मोहरे तय करने लगे
कि यहाँ पर हमारी ज़रूरत ज़्यादा बढ़िया है, ज़्यादा अच्छी है, हम ही यहाँ पर ठीक हैं, दूसरा अच्छा नहीं है, समस्याएं पैदा होती हैं और पार्टी का जो रूप है जनता के सामने वो फिर कुछ कलह वाला सामने निकल कर आता है। मेरा पहला सवाल राकेश त्रिपाठी आपसे ही, सबसे पहला सवाल यही कि क्या बागी चुनावी खेल बिगाड़ने के लिए तैयार हैं, क्योंकि बीजेपी भी इसको फेस कर रही है और काफी गंभीरता के साथ। देखिए राजीव जी, ये बात सही है कि किसी भी सीट पर बड़ी संख्या में उम्मीदवार होते हैं, दावेदार होते हैं, जो इस बात की अपेक्षा करते हैं कि पार्टी उन पर भरोसा करे, उन्हें विधानसभा चुनाव में अपना अधिकृत प्रत्याशी बनाए। इस बात की अपेक्षा कई सारे कार्यकर्ता एक एक स्थान पर कर रहे होते हैं, लेकिन किसी एक ही व्यक्ति को पार्टी अपना सिंबल दे सकती है, टिकट दे सकती है, और इसके लिए पार्टी एक सम्यक रणनीति बनाती है। सर्वे का माध्यम हो, पार्टी कार्यकर्ताओं से फीडबैक हो, विनेबिलिटी के आधार पर पार्टी कार्यकर्ताओं का चयन करती है। निर्णय के बाद असंतोष का होना बहुत स्वाभाविक है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी एक परिवार की भांति काम करती है और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ता अपने इन कार्यकर्ता जो असंतुष्ट हो जाते हैं, जिनके अंदर स्वाभाविक तौर पर आक्रोश होता है, उनके साथ संवाद करके इसको थामने का काम करेंगे। हमें पूरा ऐसा भरोसा है, चाहे वो राजस्थान हो, चाहे वो छत्तीसगढ़ हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, चाहे वो नागालैंड या चाहे मिजोरम में हो, हम कहीं पर भी कहीं किसी राज्य में ऐसी अवस्था नहीं बनेगी कि किसी राज्य में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता विद्रोह कर दें, कोई बगावत की स्थिति हो। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, जो बात मध्य प्रदेश के चुनाव में दिखाई पड़ी है, कि किस तरह से नाराज कार्यकर्ताओं को कमलनाथ ने यह कहा कि जाकर के दिग्विजय सिंह के कपड़े फाड़ो। भारतीय जनता पार्टी में सामूहिक नेतृत्व में हम किसी दूसरे पर दोषारोपण करने का काम नहीं करते हैं। पार्टी के टिकट का निर्णय पार्टी की पूरी इकाई ने मिलकर के लिया है, इसलिए वो किसी एक नेता का निर्णय नहीं है, किसी नेता के खिलाफ आक्रोश नहीं हो सकता है, यह सामूहिक निर्णय होता है। इसलिए पार्टी किसी पर ब्लेम गेम नहीं करती है, जैसा ब्लेम गेम हमने पिछले दिनों में मध्य प्रदेश की राजनीति में देखा है। और यही कारण है कि मध्य प्रदेश में आज कांग्रेस के दफ्तर में नेता जाने को तैयार नहीं हो पा रहे हैं। पार्टी के असंतुष्ट कार्यकर्ताओं ने पार्टी दफ्तर पर कब्जा कर लिया है। अलका जी जवाब देंगे इसका? जिस तरह से तोड़ी गई है, जिस तरह से जूतम पैदार की स्थिति बनी है। अलका जी जवाब देंगी? आप कह रहे हैं ना कि मध्य प्रदेश में यह स्थिति है, हम तो यहां पर बैठे, मैं माध्यम के तौर पर अपनी यहां पर जगह रखता हूं कि मैं केवल माध्यम हूं, कोई किसी तरह का कमेंट मेरा इस चर्चा में नहीं जाने वाला। वो तस्वीरें मैंने भी देख ली हैं कि अब बीजेपी को लेकर राजस्थान में क्या स्थिति हो रही है, छत्तीसगढ़ में क्या स्थिति है। महासमुंद का पिछला इलेक्शन अगर आपको याद दिलाऊंगा तो राकेश भाई थोड़ा सा असहज हो जाएंगे आप। विमल चोपड़ा ने किस तरीके से निर्दलीय बन के आपके उम्मीदवार को हराया था। खैर अलका लांबा जी, क्या बागी बहुत बड़ी चुनौती बनते जा रहे हैं? देखिए, कांग्रेस की जहां तक हमारे परिवार की बात करेंगे, किसी तरह का कोई विरोध या बागी नहीं है। लगभग सारी सीटों के ऊपर हमारे राजस्थान को छोड़ दें, जहां 25 तारीख को चुनाव है। अगर आप मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, मिजोरम की बात करेंगे, चारों राज्यों में उम्मीदवारों की घोषणा के साथ बड़ी जनसभाएं श्री राहुल गांधी जी, मल्लिकार्जुन खड़गे साहब, प्रियंका गांधी जी लगातार लोगों के बीच में आपको दिख रहे हैं, मजबूती के साथ आगे बढ़ रहे हैं। 2018 में इन्हीं 5 राज्यों में चुनाव हुआ था और 3 में भाजपा को सीधे मुकाबले में हराते हुए, परास्त करते हुए हमने मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में अपनी पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई। बाद में क्या हुआ? मध्य प्रदेश का खेल किस तरीके से सत्ता, धन, बल, सीबीआई, ईडी का इस्तेमाल करके एक चुनी हुई लोकतांत्रिक सरकार को गिराने का काम किया। आज मध्य प्रदेश के लोग बैठे हैं एक बार फिर से पूर्ण बहुमत की ईमानदार, मजबूत कमलनाथ कांग्रेस सरकार बनाने के लिए, और हम इसके लिए आगे बढ़ रहे हैं। और जहां तक राजस्थान की बात है, छत्तीसगढ़ की बात है, स्वाभाविक है भाजपा को बुरी तरह शिकस्त मिली और आज भाजपा इन्हीं राज्यों में अपने ही विरोधियों से, समय कम रह गया है अब चुनाव का, अब 1 महीना 30 तारीख को तेलंगाना का अंतिम चुनाव है, खत्म हो जाएगा 5 राज्यों, और ये अपने घर के क्लेश ही निपटाते रह जाएंगे और इनके हाथ कुछ लगने वाला नहीं है। 5 राज्यों में विश्वास करके कह रही हूँ, कांग्रेस पूर्ण बहुमत की स्थिर ईमानदार सरकार अपनी गारंटी के आधार पर। हमने ओल्ड पेंशन स्कीम का वायदा किया था राजस्थान, छत्तीसगढ़ पे, जिसकी तर्ज पे हमने सरकार कहां बनाई? हिमाचल में। कहां बनाई? कर्नाटक में। अभी कहां बनाई है? हाल ही में स्थानीय निकाय चुनाव में लद्दाख में हमने सरकार बनाई है और वहां भाजपा को सीधे हराया है। सो ये मुद्दों पर हम जनता के बीच में और भाजपा अपने गृह क्लेश के अंदर, विवादों के अंदर पूरी तरह घिरी हुई है।
ये उन्हें देखना है। हम जनता के मुद्दों को लेकर जनता के बीच में मजबूती से खड़े हैं। जनता के मुद्दों को लेकर जनता के बीच मजबूती से खड़े हैं और पिछला इतिहास भी बता रही है अलका लांबा जी, और कह रहे हैं कि कम से कम उनके यहाँ ये स्थिति नहीं है जहां पर लोग बागी बन रहे हो। लेकिन अलका जी, तस्वीरें और जानकारियां कुछ निकल कर आ रही, खैर चर्चा में आगे बढ़ेंगे तो उसका भी जिक्र करेंगे। लेकिन मैं नहीं एक एक करके पहले सभी मेहमानों को वक्त दूंगा, फिर उसके बाद आप सब लोग बात कर सकते हैं। विकास गोयल साहब आम आदमी पार्टी से मेरे साथ जुड़े हुए हैं। आम आदमी पार्टी का जो प्रदर्शन हालिया दिल्ली और उसके बाद पंजाब में रहा है, उसके बाद आम आदमी पार्टी ने और राज्यों में भी पैर पसारने शुरू कर दिए हैं और तरीके से पसार रहे हैं। कृति भाई, विकास भाई, क्या आम आदमी पार्टी को भी ऐसे ही बागियों का दंश झेलना पड़ रहा है, या फिर अब तक आम आदमी पार्टी में जो उम्मीदवार चुने जा रहे हैं वही पार्टी को प्रतिनिधित्व करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं जहां तक टिकट की बात है? राजीव जी, जहां दूसरी पार्टी अपनी अंदरूनी लड़ाइयों में उलझी हुई है, आम आदमी पार्टी जनता की लड़ाई लड़ रही है। हमारा एक ही सपना है कि जो दिल्ली सरकार का मॉडल है, अरविंद केजरीवाल जी का मॉडल है, जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का सपना है, उसको पूरे देश तक लेकर जाएगी। हर व्यक्ति को, चाहे वो आखिरी पायदान पर खड़ा हो, उसको अच्छी शिक्षा मिले, उसको अच्छा स्वास्थ्य मिले, बिजली पानी मिले। यही मॉडल हम पूरे देश में लेकर जाना चाहते हैं। और आम आदमी पार्टी 4 स्टेट में, मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, राजस्थान में और मिजोरम में चुनाव लड़ रही है। वहां पर हमारा ग्राउंड तक संगठन पूरा तैयार है और हम बड़ी मजबूती से वहां पर चुनाव लड़ रहे हैं। और हमें पूरा विश्वास है कि वहां की जनता हमें इन मुद्दों पर, जो शिक्षा का मुद्दा है, स्वास्थ्य का मुद्दा है, बिजली का, पानी का, इस तरह के जो बेसिक सुविधाएं जो पिछले 75 साल में इस देश के लोगों को मिलनी चाहिए थी, जो आज तक नहीं मिली, उन मुद्दों को लेकर हम जनता के बीच में जा रहे हैं। और हमें पूरा भरोसा है कि जनता का साथ हमें मिलेगा। आम आदमी पार्टी के बीच किसी भी प्रकार की कोई भी अंदरूनी लड़ाई नहीं है। हम बिल्कुल एकजुट होकर, हमारे सभी कार्यकर्ता एकजुट होकर चारों प्रदेश में चुनाव लड़ रहे हैं, बहुत मजबूती से लड़ रहे हैं। और जिस तरह हम दिल्ली में पहली बार चुनाव लड़े थे, उसके बाद लगातार हम 3 चुनाव जीत चुके। पंजाब में हम पहली बार चुनाव लड़े, अच्छी सीटें मिली, दूसरी बार पंजाब में हमारी सरकार बनी। गोवा में हमारे 2 विधायक जीत के आए, गुजरात में 6 विधायक जीत के आए, करीब 14% वोट हमने लिए। तो जैसे जिस भी स्टेट में हम पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं, तो बड़ा अच्छा प्रदर्शन हम कर रहे हैं। और अब भी 4 प्रदेशों में जब चुनाव लड़ रहे हैं, हमें पूरा विश्वास है कि वहाँ की जनता हमारा साथ देगी और वहाँ की जनता के साथ मिलकर हम चुनाव लड़ रहे हैं। हमारे अंदर किसी प्रकार की कोई अंदरूनी कलह नहीं है, कोई भी अंदरूनी लड़ाई नहीं है। हम जनता की लड़ाई लड़ रहे हैं, जनता के साथ में। बागी तो आपके यहाँ भी पैदा हुए, दिल्ली के चुनाव में बागी पैदा हुए थे, लेकिन जहां तक छत्तीसगढ़, राजस्थान और मध्य प्रदेश प्राथमिकता के तौर पर इनकी बात करें तो यहाँ पर किसी तरह का कोई प्रदर्शन तो नहीं देखने को मिल रहा कि हम ज्यादा बेहतर उम्मीदवार थे। नहीं राजीव जी, मैं वही कह रहा हूँ, आम आदमी पार्टी ऐसी पार्टी है जो कार्यकर्ताओं पर आम आदमी से जुड़ी हुई पार्टी है। हमारे यहाँ जैसे अरविंद जी हमेशा कहते हैं कि जिसको पद का लालच है, जिसको सीट का लालच है, उसके लिए आम आदमी पार्टी में कोई जगह नहीं है। हम जनता की लड़ाई लड़ने वाले लोग हैं, जो जनता के साथ मिलकर जनता की लड़ाई लड़ रहे हैं। तो हमारे यहाँ इस तरह का अंदरूनी कोई भी मनमुटाव नहीं है। आपने दिल्ली की बात की, जब एक परिवार होता है तो छोटे मोटे इश्यूज होते रहते हैं, उनको सुलझा लिया जाता है। लेकिन आम आदमी पार्टी जहाँ भी चुनाव लड़ी है, चाहे दिल्ली हो, पंजाब हो, गुजरात हो, गोवा हो, जहाँ भी चुनाव लड़ी है, हम जनता के साथ मिलकर जनता की लड़ाई हमने लड़ी है और हर जगह जनता ने हमारा साथ दिया है। और इस चुनाव में भी 4 राज्यों में जो चुनाव यही तो विकास गोयल जी, कांग्रेस के भी शीर्ष नेता कहते हैं कि हमारा बड़ा परिवार है, खटपट तो होती रहती है, उसको खटपट की तरह देखा जाना चाहिए। खैर, कृतनिधि पांडे मेरे साथ जुड़े हुए हैं समाजवादी पार्टी से। कृतनिधि जी, बागियों की समस्या इन आने वाले चुनाव में कितनी ज्यादा आपको अहम लगती है और समीकरण बनाने और बिगाड़ने में कितना ज्यादा जिम्मेदार होने वाले हैं बागी लोग? देखिए राजू जी, जब पार्टी बड़ी होती है, परिवार बड़ा होता है, तो चुनाव लड़ने वाले दावेदार भी ज्यादा होते हैं। और एक एक सीट पे आगामी दिनों में, मान लीजिए उत्तर प्रदेश के अंदर लोकसभा के जब देश के अंदर चुनाव होंगे तो 80 लोकसभा सीट है। उम्मीदवार तो 80 चयन करना है, लेकिन लड़ने वाले 240 हैं, 400 हैं, कहीं 4 सीट उम्मीदवार, कहीं 5 उम्मीदवार, कहीं 3 उम्मीदवार, और सब के सब मजबूत हैं, किसी को आप इग्नोर नहीं कर सकते। लेकिन पार्टी नेतृत्व की मजबूरियां हैं कि वो किसी एक उम्मीदवार को ही लड़ा सकता है। और काबिलियत यह है कि परिवार का जो मुखिया है वो बगावत को कंट्रोल कर ले, नेतृत्व उसको मैनेज कर ले, अपने साथियों को समझा ले, तो निश्चित रूप से जो पार्टी या जो नेतृत्व
अपने बागियों को समझाने में सफल हो जाएगी, उसी के साथ सफलता रह जाती है। क्योंकि अगर बगावत हुआ, बागी लड़े, तो जिसकी जितनी ताकत होती है वो उसी पार्टी को डैमेज करता है, जिस पार्टी को कल तक मजबूत करता है। ये स्थिति न उत्पन्न हो, सभी राजनीतिक दल, जो मध्य प्रदेश हो, राजस्थान हो, छत्तीसगढ़ हो, मिजोरम हो, जहां जहां चुनाव है वहां बगावत का स्वर तो आप देख रहे हैं, आपके चैनल पे लगातार दिखाया जा रहा है। और किस तरीके से अभी भारतीय जनता पार्टी के हमारे मित्र है प्रवक्ता राकेश जी कह रहे थे कि हमारे यहाँ बगावत नहीं है, हम कंट्रोल कर लेंगे, सामूहिक नेतृत्व। इनके भारत सरकार के मंत्री चल नहीं पा रहे हैं, उनके साथ हाथापाई धक्का मुक्की कर रहा है, इनका कार्यकर्ता कर रहा है। बगावत का ये मंजर है, मध्य प्रदेश हो चाहे राजस्थान हो। राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री नाराज है और ये कह रहे हैं कि हम बगावत हमारे यहाँ नहीं है। तो इस तरीके से परसेप्शन जो तैयार कर रहे हैं वो पूरा देश देख रहा है, जिन जिन राज्यों में चुनाव है वहां के लोग देख रहे हैं। हम इतना जरूर कहेंगे कि अगर पार्टियां मैनेज कर लेंगे बगावत को, तो चुनाव जीतने में वही पार्टी ज्यादा सफल होगी जो पार्टी बगावत को मैनेज कर लेगी। ये बड़ी बात है कि जो पार्टी बगावत को मैनेज कर लेगी वो चुनाव जीत लेगी। लेकिन सवाल ये भी है कि पार्टियां बगावत मैनेज करना नहीं चाहती हैं या मैनेज करने का केवल दिखावा करती हैं, क्योंकि आने वाले दिनों तक उसके कई मायने होते हैं, कई चीज़ें, कई समीकरण सध रहे होते हैं उस दौरान जो पार्टियां देख रही होती हैं। जैसा मैंने शुरू में कहा कि शतरंज के खेल की तरह समझा जाए, इस खेल को चलने वाला, लड़ने वाला कोई और है और मोहरा ये तय नहीं कर सकता कि वो कहां पर रहना चाहिए, क्योंकि एक बड़े कैनवास पर ये चीजें हो रही होती हैं। राकेश जी, छत्तीसगढ़ के चुनाव, पिछले चुनाव को अगर मैं ध्यान में दूं तो 0.75% का कुछ हार जीत का अंतर रहा था पिछली बार। इतने वोटों से हार जीत, और आपकी पुरानी 15 साल की सरकार चली गई थी और छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल जी की सरकार आ गई थी। इस बीच में अगर बागी भी खेल दिखाते हैं तो फिर तो बड़ी मुश्किल हो जाती है, फिर उसको संभालना, उसको आगे बढ़ाना, उसको देखना। तो ये तमाशा जितना ज्यादा बढ़ता है उतना ही नुकसान भी होता है कई बार। राकेश जी, देखिए राजीव जी, इसमें कोई दो राय नहीं है कि पार्टी अगर सामूहिक नेतृत्व के साथ नहीं होती है, बगावत होती है, तो उसका नुकसान भुगतना पड़ता है। लेकिन कीर्ति जी भारतीय जनता पार्टी को बगावत का सबक दे रहे हैं। सच ये है कि आज किस तरह से अदावत दिखाई पड़ रही है इंडिया अलायंस में, ये सबने देखा है कि कैसे कमलनाथ ने कहा कि कौन अखिलेश वखिलेश, और कैसे कांग्रेस पार्टी के तमाम नेताओं ने अखिलेश यादव जी के प्रति कैसी अभद्र टिप्पणियों का इस्तेमाल किया। और अखिलेश जी ने स्वयं कहा कि रात को 1 बजे तक हमें बिठाया और उसके बाद धोखा दे दिया। तो कैसे अदावत हो रही है वो इंडिया अलायंस में भी हम देख रहे हैं, और पार्टी कांग्रेस के भीतर कैसी अदावत हो रही है ये भी हमने देख रहे हैं। मैंने उदाहरण आपको मध्य प्रदेश का बताया कि कैसे कपड़ा फाड़ने के लिए आह्वान करने का काम कमलनाथ ने किया दिग्विजय सिंह के। ऐसा ही सत्ता में रहते हुए सचिन पायलट जन संघर्ष यात्रा लेकर के चल देते हैं, अजमेर से लेकर के जयपुर तक की यात्रा करते हैं, सरकार में सत्ता में रहते हुए ही बगावत का बिगुल फूंक देते हैं। तो जो सरकार स्वयं सरकार रहते हुए बगावत चलती हो, वो सरकार उस पार्टी के प्रत्याशियों में बगावत हो, ये बहुत स्वाभाविक सा है। मध्य प्रदेश में कह रहे हैं कि हमने जनादेश को लूट लिया था, जनादेश ठुकराया था। सच ये है कि मध्य प्रदेश में किसानों की कर्ज माफी का मुद्दा आपने खोखले वादे के तौर पर किया, आपने बेरोजगारी भत्ते का वादा खोखले वादे के तौर पर किया, और सरकार बनने के 15 महीने तक जब आप ये वादे पूरे नहीं करते तो जो भी जनता से, सामान्य जनता से जुड़ा हुआ जो जिसका जनाधार वाला नेता है, वो जनता से किए गए इस खोखले वादे, धोखेबाजी को कैसे बर्दाश्त कर पाएगा। और इसी वजह से समाज, आपकी पार्टी स्वाभाविक टूट आपकी पार्टी के भीतर हो गई। कांग्रेस पार्टी स्वाभाविक रूप से टूट गई। आप मुद्दे से भटक रहे हैं। टूटते किसी तरह बची है, लेकिन हमें पूरा भरोसा है कि नहीं, बिल्कुल नहीं भटक रहे। कांग्रेस पार्टी की अंतर्कलह बता रहे हैं कि आप कह रहे हैं कि आज कैसे बगावत है ना, पार्टी के भीतर बगावत है। अलका जी के पास आता हूं। देखिए, सामूहिक तौर पर मेरा राकेश भाई मेरा सवाल बहुत सीधा सा था कि ये जो बगावत है, ये अदावत है, ये वायदों और उस पर अभी नहीं जानी चाहिए। अभी जो तस्वीरें हम देख पा रहे हैं, क्योंकि हम ज्यादातर तस्वीरें हमने बीजेपी की देखी, ऐसा नहीं है कि कांग्रेस की तरफ से तस्वीरें नहीं आ रही हैं। अलका जी, आप इनके भी सवाल का जवाब दीजिएगा और मेरे भी सवाल का जवाब दे दीजिएगा कि क्या आने वाले चुनाव में राजस्थान में पायलट का विमान किसी और हवाई पट्टी पर तो लैंड नहीं कर जाएगा? देखिए, आपको फिर मैं भाजपा के प्रवक्ता को 18 का याद दिलाती हूँ। 5 राज्यों में अभी चुनाव है, 5 राज्यों में 18 में चुनाव है। 5 के 5 राज्यों में भाजपा का सुपड़ा साफ हुआ और 5 में से 0 राज्य मिला। तेलंगाना, मिजोरम में भी सरकार नहीं बना पाई। मध्य प्रदेश में कहते हैं 18 साल इनकी सरकार, मात्र 1.5 साल कमलनाथ की सरकार थी। किसानों को कह रहे हैं कर्ज माफ नहीं करा।
जो सिंधिया इनके पास गए ना, उन्हीं सिंधिया का जो भाषण है वो वायरल हो रहा है कि कितना कर्ज किसानों का मात्र 1.5 साल में कमलनाथ की सरकार ने माफ किया। और अगर किसान खुश नहीं था, जनता खुश नहीं थी, 5 साल दिए थे ना, इंतजार करना था। फेल क्यों किया आपने? फेल तो आपने किया 1.5 साल के भीतर ही। आपने एक हमारा लालची नेता, जो मुख्यमंत्री का लालची था, उसे राज्यसभा केंद्रीय मंत्री का लालच दिया आपने, और उन्हें आपने अपनी पार्टी में शामिल कर लिया और सरकार गिराने का उससे समझौता हो गया। इंतजार करना था ना। आज उन्हीं मुद्दों पर कमलनाथ सरकार, एक बार फिर कमलनाथ जी और कांग्रेस जनता के बीच में है, लेकिन इनके जो खेल है ना लोकतंत्र की हत्या करने के, वो खत्म नहीं होते हैं। आपने अंदरूनी कला की बात की कि राजनीतिक दलों में अंदरूनी कला का नुकसान कितना होने वाला है, लेकिन भाजपा के प्रवक्ता इंडिया अलायंस पर पहुंच गए, उन्हें कोसने लग गए। अखिलेश जी से लेकर कांग्रेस से लेकर सब पे बात कर ली, लेकिन भाजपा का अंतर क्या है कि आपके सीपी जोशी मध्य प्रदेश में अध्यक्ष का विरोध होता है, भूपेंद्र यादव केंद्रीय मंत्री का विरोध होता है, आपके जो कैलाश विजयवर्गीय बेटे की टिकट करके बाप को मिलती है, और उसके बाद कितना परिवारवाद है और क्या चल रहा है, सब कुछ सामने है। तो अपने गिरेबान में झांकिए, अपने घर की आग को शांत करिए। आपकी आग लगते जो है आपका घर जला रही है, और आप दूसरे के घर पे ध्यान दे रहे हैं, ये आपकी सबसे बड़ी भूल है। मैं फिर लौट कर आता हूं अलका जी, क्या बागी आपका खेल बिगाड़ेंगे या नहीं बिगाड़ेंगे? और पायलट जी का विमान कहीं और तो लैंड नहीं करेगा? हमारे यहाँ नहीं, मैं बता रही हूँ, हमारे यहाँ लोकतंत्र है। पायलट जी हो, अशोक जी हो, रात को 2 बजे तक शीर्ष नेतृत्व जी, राहुल जी खड़गे जी ने बैठकर बात की, समस्याओं को सुलझाया, और आज दोनों शीर्ष नेतृत्व, राजस्थान हो, बाकी राज्य हो, सारा शीर्ष नेतृत्व पूरी तरह से जनता के बीच में सक्रिय है। हमारे यहाँ लोकतंत्र, बात की जाती है। यहाँ पर मोदी सरकार डबल इंजन की सरकार मांगी थी 18 में, 5 राज्यों में मोदी जी का चेहरा था, और कहा डबल इंजन की सरकार दीजिए, लेकिन नहीं भी, लोगों ने 5 सीटों पर हराया। आज 10 साल से केंद्र की सरकार ने इन राज्यों में क्या किया है? जनता बदला लेने जा रही है। 25 के 25 राजस्थान का, मध्य प्रदेश की 1 छिंदवाड़ा सीट से सारे सांसद 10 साल से भाजपा को दिए, लेकिन उस भाजपा की सरकार ने राज्यों को बदलने में क्या दिया है? आज मोदी जी की भी नहीं चलने वाली है, लोग सवाल कर रहे हैं, और आज लोग बदलाव की तरफ पूरी तरह अपना राज्यों के चुनाव हो या 24 के चुनाव हो, मजबूती से बढ़ रहे हैं। और एक चीज साफ कर दूं, ये राज्यों के चुनाव है। इंडिया अलायंस 2024 देश के मुद्दों को लेकर, देश से तानाशाह सरकार को, जो संविधान की, लोकतंत्र की हत्या कर रही है, संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग कर रही है, उसको हटाने के लिए, और हम एकजुट थे, हैं और रहेंगे। यानी अलका जी, ये जो इंडिया अलायंस जो सिर्फ आप बात कर रही हैं, ये इन चुनावों में एक साथ नहीं है। नहीं, राज्यों में हमारा किसी तरह का गठबंधन नहीं है, ये सब जानते हैं। राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, भाजपा को कांग्रेस से सीधा टक्कर दी 18 में, और अभी 23 में भी सीधा टक्कर दे रहे हैं। चलिए, सीधे टक्कर दे रहे हैं, लेकिन मैं बागियों पर फिर लौट कर आता हूं, क्योंकि ये तस्वीरें अब इतना आने लगी हैं, इतनी बढ़ने लगी हैं तस्वीरें हर कहीं। जब तक टिकट अपना पर्चा नहीं भर दिया जाता, तब तक ये स्थिति रहेगी, कोई ना कोई निर्दलीय के रूप में खड़ा रहेगा। महासमुंद का उदाहरण बीजेपी के लिए एक कड़वा उदाहरण जरूर है पिछले चुनाव का, जहां पर विमल चोपड़ा निर्दलीय चुन लिए गए जिन्हें टिकट नहीं मिला था, और इस बार भी रायगढ़ से कुछ ऐसी स्थिति बनती हुई दिखाई पड़ रही है। लेकिन कृतिनिधि पांडे, कितना नुकसान होगा इन सभी पार्टियों को बागियों के चलते, और कितना आने वाला परिणाम प्रभावित होगा, और उसके चलते फिर वो स्थिति होती है ना कि जहां पर अपनी टर्म्स, अपनी कंडीशन पर कई चीजें फिर तय की जाती हैं। देखिए राजू जी, मैं पहले भी कहा कि अगर बागियों को नहीं रोक पाई जो पार्टी, उस पार्टी का नुकसान तय है। दूसरी बात, राकेश जी कह रहे थे अदावत और बगावत। अदावत और बगावत, जब उंगली दूसरे की तरफ एक उठती है तो 3 उंगली उनके तरफ स्वयं उठती है। उनके तमाम साथी लगातार उनके साथ छोड़ रहे हैं, लगातार छोड़ रहे हैं। चाहे शिवसेना ने साथ छोड़ा हो, चाहे अकाली दल पंजाब के अंदर साथ छोड़ रही हो, नीतीश कुमार ने बिहार में साथ छोड़ दिया, और लगातार कई दल हैं जो उनके साथ लगातार उनका साथ छोड़ रहे हैं। अदावत और बगावत के बारे में एक बार अपने बारे में भी राकेश जी को सोचना चाहिए, और भारतीय जनता पार्टी को भी सोचना चाहिए। जब कोई कमी होती है तो ये सामूहिक नेतृत्व की बात करते हैं, और जब
कोई विजय मिलती है, कहीं जीत मिलती है, तब मोदी जी की बात करेंगे। ये तो हर पार्टी का है हार प्रतिनिधि मिलेगी भाई, तो ये तो हर सामूहिक पार्टी नेतृत्व का की है, बात करेंगे। हर पार्टी का है। और- कोई आज तक कांग्रेस में आपने सुना किसी को कि राहुल जी के ऊपर आरोप लगा दिया हो ये चुनाव उनकी वजह से हार गए? सब कहते हैं कार्यकर्ताओं ने यहां पर काम नहीं किया, जीत गए तो जरूर केंद्रीय नेतृत्व आगे आता है। इसी तरीके से समाजवादी पार्टी की बात है, आम आदमी पार्टी की, ये तो हर पार्टी का है, इसमें क्या न्याय है? नहीं, नए की बात में जो बात राकेश जी कर रहे हैं, राजू जी मैं उसकी बात कर रहा हूं। जिस नेतृत्व जिस किसानों की बात कर रहे हैं, आज खाद और बीज दोनों महंगा मिल रहा किसानों को। भारत में इनकी सरकार है, किसानों के लिए खाद और बीज भी सस्ते नहीं मिल पा रहे हैं। मैं बागियों के मुद्दे पर आपको लाऊंगा, क्यों नहीं अभी इन चीजों पे जाऊंगा, अभी इन चीजों पे जाऊंगा तो अंतहीन डिबेट हो जाएगी। ये बागी जो पार्टी के कार्यकर्ता होते हैं, पार्टी के नियमों पर चलते हैं, वो केवल टिकट मिलने से जब बागी हो जाते हैं तो पार्टी को कितना बड़ा नुकसान पहुंचा सकते हैं, पहुंचाते हैं। देखिए राजीव जी, मैंने कहा ना कि बागी जो भी उम्मीदवार होते हैं, जो बगावत करते हैं, बगावत पे वो अपना हक मांग रहे हैं, उनका भी हक था टिकट मांगने का, किसी भी राजनीतिक दल में हो। मैंने कहा ना कि एक एक सीट पे कई कई उम्मीदवार होते हैं और सबका हक है, सब मेहनत करते हैं, सब उसके लिए उम्मीदवार हैं, सब उसके लिए परफेक्ट पर्सन है कि हमको टिकट मिल जाएगा तो हम जीत जाएंगे, और अगर नहीं मिला तो बागी हो जाएंगे। मैं बता रहा हूं, पार्टियों की मजबूरियां हैं, पर्चा दाखिला तक तमाम दलों में खींचतान बगावत चलता है, लेकिन बहुत हद तक मैनेज करने में जो पार्टी सफल होगी वही चुनाव जीतेगी। ये बात मैं फिर कह रहा हूं कि बगावत को जो थाम लेगा वही चुनाव जीतेगा। अगर बगावत नहीं थमा, जिस पार्टी के अंदर नहीं थमा, वो पार्टी चुनाव जीतने में सफल नहीं। विकास भाई, बगावत थाम ली है क्या आम आदमी पार्टी ने, या भी उसका चेहरा सामने निकल कर नहीं आया है? राजीव जी, आम आदमी पार्टी के अंदर किसी प्रकार की भी कोई बगावत नहीं है। यहाँ समझने वाली बात यह है कि पिछले 75 साल में जिन पार्टियों की भी सरकार राज्यों में रही, हर बार उन्होंने सिर्फ वादे किए, उसके बाद 5 साल वो जनता को भूल गई। आज भी आपकी डिबेट में वही हो रहा है, एक दूसरे को कोसा जा रहा है, एक दूसरे को वादे याद किए दिलाए जा रहे हैं, लेकिन 75 साल से किसी ने भी जो बेसिक सुविधाएं वो भी राज्यों में आज तक नहीं दी। इसलिए जो देश की जनता है वो इन पार्टियों से त्रस्त हो चुकी है, दुखी हो चुकी है, और उनकी आस, उनकी निगाहें आम आदमी पार्टी की तरफ है, और इसलिए आम आदमी पार्टी मजबूती से चुनाव लड़ रही है, और जनता जहां भी बुलाएगी आम आदमी पार्टी वहां जाकर चुनाव लड़ेगी। और हमारा एक ही मकसद है, एक ही सपना है कि बाबा साहब अम्बेडकर के सपनों का भारत बनाए, हर जगह अच्छी शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी दे। और हमारे अंदर किसी प्रकार की भी कोई बगावत नहीं है। हमारे सभी नेता बड़े जमीन से जुड़े हुए, कोई किसी पॉलिटिकल परिवार से नहीं आते, कोई परिवारवाद नहीं है। आप पंजाब में देखोगे हमारे ज्यादातर विधायक ऐसे हैं, कोई मैकेनिक था, कोई जिनके परिवार कोई पॉलिटिक्स में नहीं रहे। दिल्ली में भी ऐसा है, ऐसा ही गुजरात में, ऐसा ही गोवा में। तो हमारे यहाँ ऐसा कुछ नहीं है, ना कोई परिवारवाद है कि कोई पॉलिटिकल पार्टी से आया हुआ है। हमारे सब आम आदमी है, और जो देश की सेवा करना चाहते हैं, लोगों के लिए अच्छा काम करना चाहते हैं, समाज की सेवा करना चाहते हैं, वो आगे बढ़ के आ रहे हैं। और उन्हीं लोगों को आम आदमी पार्टी आगे बढ़ा रही है कि वो चुनाव लड़े, चुनाव जीते। और या फिर इसकी वजह यह है कि जिन राज्यों में अब आप चुनाव लड़ने जा रहे हैं वहां पर अब शुरुआत कर रहे हैं, लिहाजा आपके पास इतने ज्यादा ऑप्शन नहीं है। नहीं राजीव जी, देखिए हम पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं, चारों राज्यों में बड़ी मजबूती से लड़ रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। दिल्ली में भी जब हम पहली बार चुनाव लड़े तो हम जीते, पंजाब में पहली बार चुनाव लड़े तो हम काफी सीटें जीते, गुजरात में पहली बार चुनाव लड़े 6 विधायक जीते, 14% वोट शेयर लेके आए, गोवा में हम 2 विधायक जीते। पहली बार चुनाव लड़ने का मतलब ये नहीं है कि हम कोई कमजोरी से चुनाव लड़ रहे हैं, हमारा संगठन कमजोर है, बड़ी मजबूती से चुनाव लड़ रहे हैं, और हमारा संगठन ग्राउंड लेवल तक है। और ऐसा नहीं है कि हमारे यहाँ सिर्फ एक ही दावेदार है, हमारे यहाँ भी कई लोग टिकट मांग रहे हैं, कई लोग दावेदार है, लेकिन हमारे यहाँ लोग समझ रहे हैं कि एक ही पार्टी, एक ही व्यक्ति को टिकट मिलनी है, और सब एकजुट होकर जनता की लड़ाई लड़ रहे हैं। हमारे यहाँ कोई व्यक्तिगत लड़ाई नहीं लड़ रहा कि मुझे विधायक बनना है, मुझे MP बनना है, मुझे कौंसलर बनना है। हम जनता की लड़ाई लड़ रहे हैं, जनता के साथ मिलकर। इसलिए हमारे यहाँ अंदर कोई बगावत नहीं है, हम जनता के लिए चुनाव लड़ रहे हैं और जनता के काम करने के लिए चुनाव लड़ रहे हैं। हमें पूरा विश्वास है कि जनता इस लड़ाई में हमारा साथ देगी। चलिए, फिलहाल तो आम आदमी पार्टी की तरफ से ऐसी तस्वीरें नहीं आई हैं, क्योंकि लोगों को या उम्मीदवारी चाहने वाले लोगों को ज्यादा उम्मीद बीजेपी और कांग्रेस से दिख रही है, लिहाजा हो सकता है कि उनकी पार्टियों में इस तरीके की चीजें निकलकर सामने आ रही हों। खैर राकेश भाई, एक नेता ने कहा, कांग्रेस के नेता हैं, उन्होंने कहा, और मैं कोट कर रहा हूं, उन्होंने कहा कि बड़े परिवार होते हैं तो खटर पटर होना स्वाभाविक और लाजमी होता है, लेकिन फिर मनाने की प्रक्रिया क्या होनी चाहिए?
बनाने की प्रक्रिया तो हर पार्टी में होती है। मैं उम्मीद ये करता हूं कि पार्टी के जो वरिष्ठ नेता हैं वो संवाद करते हैं और संवाद करके उनको बनाने का जो भी रूट है उनको बनाने का काम करते हैं। लेकिन मैं फिर अंतर महसूस करा रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस में किस प्रकार का डिफरेंस है। भारतीय जनता पार्टी में किसी बड़े नेता ने किसी दूसरे बड़े नेता पर ठीकरा फोड़ने का प्रयास नहीं किया है। कहीं पर भी किसी दूसरे गुट कि इस गुट के नेता को टिकट मिला तो दूसरे गुट का नेता किसी पर दोषारोपण करने का काम करे, ऐसा बीजेपी में आपको ना राजस्थान में मिलेगा, ना मध्य प्रदेश में मिलेगा, ना छत्तीसगढ़ में मिलेगा। लेकिन किस प्रकार से मध्य प्रदेश में कपड़े फाड़ने की बात हुई, किस तरह से दूसरे पर ठीकरा फोड़ने की बात हुई, किस तरह से अशोक गहलोत जी कह रहे हैं कि हमने उन सबको टिकट देने के पर कोई आपत्ति व्यक्त नहीं की है जो मेरे खिलाफ जनाक्रोश यात्रा निकाल रहे थे। तो एक गुटबाजी में बटी हुई कांग्रेस पार्टी है जहां एक गुट अपने आप को संतुष्ट कर रहा है। और अलका जी कह रही थी कि भारतीय जनता पार्टी ने परिवारवाद किया है। किसी के बेटे बेटी को टिकट देना परिवारवाद नहीं होता है। परिवारवाद तब होता है जब कमलनाथ का बेटा ये तय करने लगे कि टिकट किसको मिलेगा, यानी बेटा तय करने लगेगा कि टिकट किसको मिलेगा। यानी आपकी पार्टी की एआईसीसी, आपकी सीडब्ल्यूसी, आपके राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, आपके कमलनाथ, ये सब छोटे हो जाते हैं, आपकी पार्टी। अच्छा ठीक है राकेश भाई बहुत ठीक है। मेरे टॉपिक से आप अलग हटे, आपने बोल लिया, बहुत अच्छा संदेश आपने दे दिया। वसुंधरा जी खुश हैं क्या? पूरी तरह से खुश है। अगर आपसे नाखुशी कोई जाहिर की हो तो निश्चित तौर पर उनका बयान आप अपने चैनल पर दिखा दीजिए। अगर किसी प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के किसी शीर्ष नेता ने पार्टी नेतृत्व के प्रति या आपस में किसी दूसरे के प्रति कोई नाराजगी जाहिर की हो तो मैं आपको चुनौती देकर के कहता हूं उसका बयान आप अपने चैनल पर चलाइए। भारतीय जनता पार्टी सामूहिक नेतृत्व के साथ सबके साथ मिलजुल कर चल रही है, जबकि कांग्रेस पार्टी बिखरी हुई है। और ये आम आदमी पार्टी में आप उम्मीद भी बगावत की कैसे करेंगे? आज जो भारतीय जनता पार्टी छोड़ करके जा रहे हैं या कांग्रेस छोड़ कर जा रहे हैं, ऐसे लोगों को लपकने के लिए दिन भर बैठे इंतजार कर रही है और एक एक करके उनको ज्वाइन करा के टिकट दे रहे हैं। इनके पास टिकट मांगने वाले लोग नहीं है, बगावत क्या हो? चलिए, टिकट मांगने वाले लोग नहीं है, लेकिन अलका जी बैठी हुई हैं, मैं जवाब तो देंगे। अलका जी नोट बहुत कुछ कर लिया है। अलका जी देखिए, मेरे सवाल का जवाब पहले, फिर आपको पूरा वक्त देना चाहूंगा। मुझे ये बताइए कि अशोक गहलोत जी और सचिन पायलट जी, हम सब ने देखा, ऐसा नहीं है केवल मैंने देखा, जो सरकार चलते दौरान हुआ है। मानेसर कितने लोग गए हमें पता है, वो तलखी हमें पता है, रंधावा साहब कितना परेशान हुए, उन्होंने क्या कुछ नहीं कह दिया, सचिन पायलट क्या करते रहे, गोविंद सिंह डोटासरा ने कितने बयान दिए, वो सब देखा है। क्या सब कुछ ठीक है? मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ, जो मध्य प्रदेश का खेल था वही राजस्थान में भाजपा दोहराना चाह रही थी। और बिल्कुल सचिन पायलट जी उस समय कहीं ना कहीं इन सबके चक्रव्यूह में फंसते हुए दिखे, लेकिन कांग्रेस ने पूरी तरीके से उन्हें समझाने की कोशिश की और कामयाब हुए। सरकार भी बची और आज सचिन पायलट। सिंधिया जी के साथ ऐसा क्यों नहीं हो पाया? अलका जी, सिंधिया जी के साथ ऐसा क्यों नहीं हो पाया? देखिए, सचिन पायलट जी प्रदेश अध्यक्ष के बाद उप मुख्यमंत्री बने, लेकिन जो सचिन पायलट और सिंधिया का सपना सीधा मुख्यमंत्री से कम का कुछ नहीं था। तो अब क्या है, कहते हैं ना, लंगूर के हाथ में अंगूर नहीं, तो वही हाथ है कि उनके हाथ क्या लगा कि आज मध्य प्रदेश में अपने बेटे के लिए टिकट चाहते हैं और पार्टी चाहती है कि सिंधिया केंद्रीय मंत्रिमंडल से दूसरों की तरह इस्तीफा देकर खुद विधानसभा लड़े। और उन्हें मालूम है जमानत भी बचानी मुश्किल हो जाएगी, उनके अपने किले ढहने वाला है। प्रधानमंत्री जी कल गए हैं उनके स्कूल में, किसी तरह उनका किला बच जाए और मध्य प्रदेश की सरकार बच जाए, जो बचने वाली है नहीं, क्योंकि जनता ने अपना मन पूरी तरह से बना लिया है। अब शिवराज सिंह चौहान जी को आपने देखा, प्रधानमंत्री जी ने उनका नाम लिया, कहा शिवराज जी ने 18 साल बहुत शानदार काम किया है और इसी पर हम दोबारा आएंगे। 15 साल छत्तीसगढ़ में कौन मुख्यमंत्री था? रमन सिंह जी थे। 5 साल पहले तक भी वही थे ना। क्या उनके 15 सालों के काम पर दोबारा रमन सिंह जी आ रहे हैं? क्या नहीं आ रहे, हाशिए पे ले जा चुके। वसुंधरा राजे जी 5 साल पहले तक मुख्यमंत्री थी भाजपा की, एक अकेली महिला मुख्यमंत्री। प्रधानमंत्री जी जाते हैं जयपुर में, रैली करते हैं, पर वसुंधरा जी को भाषण नहीं दिया जाता है। उनको धन्यवाद भी नहीं करती कि महिला आरक्षण कानून लाए हैं, मैं महिला आपकी मुख्यमंत्री रही हूं, मैं आपका धन्यवाद मन से करती हूँ, बोलने तक नहीं दिया जाता है। शिवराज जी का नाम नहीं लिया जाता है, रमन सिंह जी कहीं दूर तो सब दिख नहीं रहे। तो हमें इन सबसे कोई लेन देन नहीं है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस शीर्ष नेतृत्व हमारी गारंटियां और जनता के बीच में मजबूती से खड़े हैं। हमें किसी के बारे में कुछ नहीं कहना है, जनता मन बना चुकी है। और भारत जोड़ो यात्रा जो तेलंगाना में निकली, जो कर्नाटका में निकली, हाल आपने देख लिया क्या रहा। कर्नाटका में भाजपा औंधे मुंह आकर गिरी और बाकी कोई दूर दूर तक नहीं था। आम आदमी पार्टी की मैं बात करूं
माफी चाहूंगी, 3 बड़े नेता जेल ईडी में भ्रष्टाचार में बैठे हैं। जल लोकपाल का आंदोलन लेकर आए थे 3 बड़े नेता, वो जो जेल में है वो इनके साथ कैंपेनर है। ये कैसी राजनीति करने आए थे और कैसी कर रहे हैं, जिसकी पार्टी नहीं, उसका विवाद क्या होना है। और जहां तक हमारी बात है, लोकतंत्र है, आज की तारीख में क्या है राजस्थान में, आप बता दीजिए। जो चीजें थी उसे सुनी गई, लोकतांत्रिक तरीकों से सुलझाई गई, और आज सब एक साथ पूरी ताकत के साथ, आज मैं दिल्ली हूं, कल मैं भोपाल जा रही हूँ, पार्टी का धन्यवाद करती हूँ। स्टार कैंपेनर अपने छत्तीसगढ़ के चुनावों में आप देखिएगा पूर्ण बहुमत के साथ भूपेश सिंह बाघेल सरकार हो, राजस्थान की सरकार हो, अपने कामों पर और अपना एंटी इनकम्बेंसी जो शिवराज सिंह और भाजपा मोदी जी के खिलाफ लोगों में जो गुस्सा है और खासतौर से इनके नेताओं में जो फूट है, उसका जो है नुकसान भाजपा को होने। अलका जी इसका मतलब कि देखिए, राकेश जी इस पर जवाब जरूर देंगे, लेकिन इसका मतलब मैं ये समझूं आप इशारा दे रही कि शिवराज सिंह चौहान, रमन सिंह हो, वसुंधरा जी हो, ये सब भी एक तरीके से एक बागी का ही रूप बन गए हैं। बिल्कुल, आपने उनको हाशिए पर लाकर रख दिया है। आपको सिर्फ देश का चुनाव और राज्य का चुनाव मोदी जी के नाम पर एक बार हो गया, 2 बार हो गया, अब ये तीसरी बार लोग नहीं चाहते हैं कि आपके चेहरों पर हम वोट दें, काम पर वोट देना चाहते हैं। और काम के आधार पर केंद्र सरकार ने छत्तीसगढ़, राजस्थान से क्या नाइंसाफियां की है, ये देश, राजस्थान और वहां के लोग जानते हैं। जहां तक मध्य प्रदेश की बात आप ही की, डबल इंजन की सरकार थी ना, उन्हें मुंह आकर गिरी। आपने हमारी सरकार तो गिरा दी, आपने लोकतंत्र की हत्या करते, लेकिन अपनी सरकार के बाद आप एंटी इनकम्बेंसी लोगों का गुस्सा कम करने में पूरी तरह विफल हुए हैं। और वहां पर हम पूर्ण बहुमत की इस बार स्थिर सरकार बनाने जा रहे हैं। हमारा 150 का नंबर है, हम 150 मध्य प्रदेश में पार करने जा रहे हैं इस बात, क्योंकि लोगों को भी पता है कि 230 है तो 150 का हमारा टारगेट है, ताकि भाजपा चाह कर भी, बौखलाहट में भी जो उसके 6 महीने बचे हैं आप सत्ता में, वो कुछ बिगाड़ नहीं पाएगी। अभी वोटिंग में कुछ समय बाकी है अलका जी, लेकिन आप अपनी पार्टी की तरफ से ऐसी उम्मीद जाहिर कर रही है, उसके लिए आपको शुभकामनाएं और सभी पार्टियों को शुभकामनाएं। लेकिन विकास गोयल जी, आपने सुना अलका जी को, आम आदमी पार्टी को लेकर जो कुछ भी उन्होंने कहा है, आपके नेताओं को लेकर जो कुछ भी उन्होंने कहा है। राजीव जी, पहली बात तो पूरा देश, पूरी दिल्ली की जनता जानती है कि किस तरह से केंद्र सरकार आम आदमी पार्टी को टारगेट कर रही है, किस तरह से उनके हमारे तीनों नेताओं को, मनीष जी को, संजय सिंह जी को, शैलेंद्र जैन जी को जबरदस्ती बिना किसी सबूत के जेल में रखा गया है। कोर्ट में बार बार, सुप्रीम कोर्ट में ईडी से पूछा जा रहा है कि सबूत कहाँ है, वो कोई सबूत पेश नहीं कर पा रही। दूसरा, अलका जी यहाँ बैठी है, मुझे अभी थोड़ी देर पहले अलका जी खुद कह रही थी कि केंद्र की संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग कर रही है। जब कांग्रेस पे ऐसी कुछ ईडी की रेड होती है, जब राहुल गांधी जी को ईडी बुलाती है, तब इनका स्टैंड कुछ और होता है। जब ये कहते हैं कि ईडी का दुरुपयोग किया जा रहा है, सीबीआई का दुरुपयोग किया जा रहा है, जब ये दूसरी पार्टियों के साथ होता है तो वही सीबीआई, वही ईडी इनको अच्छी लगने लग जाती है। तो ये बड़ा दोहरा चरित्र कांग्रेस का। हाँ, मैं आता हूँ आपके पास, अलका जी आता हूँ। हाँ, दूंगा। विकास जी कंप्लीट कीजिए। आपने राजीव जी देखा होगा, जब मनीष जी की जमानत की याचिका थी, सुप्रीम कोर्ट ने बार बार ईडी से पूछा कि आपका स्मगलिंग ट्रेल कहाँ है, आपके पास सबूत कहाँ है। ईडी एक भी सबूत नहीं दे पाई, कोई सबूत ईडी पेश नहीं कर पाई। तो ये जो जबरदस्ती आम आदमी पार्टी को बार बार केंद्र सरकार के द्वारा टारगेट किया जा रहा है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल जी ही एक ऐसे शख्स है देश में जो सबसे मुखर होकर नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं। संजय सिंह जी अकेले ऐसे नेता सबसे बड़ी पक्ष की आवाज बनकर उठे थे जो अडानी के खिलाफ आवाज। विकास जी एक बात बताइए मुझे, विकास जी एक बात बताइए विकास जी, एकदम मुझे ये समझ लीजिए मुझे कुछ नहीं पता, लेकिन ये बताइए कि आपके नेता को आप कह रहे हैं ईडी ने केस में फंसाया और फिर ईडी ने जेल में डाला है, लेकिन अदालत तो आपकी भी है ना, तर्क तो आप भी रख सकते हैं ना, क्यों नहीं जमानत मिल रही, क्या अदालत देख रही है उसके पीछे? तो इसके पीछे आप पूरी तरीके से जिम्मेदार तो नहीं ठहरा सकते। मैं राकेश जी के पास आऊंगा, फिर अलका जी के पास जाता हूं। अलका जी नोट कर लीजिए, आपको जवाब देने का पूरा मौका मिलेगा। राकेश जी, मैं ये मानूं कि बागी कोई फैक्टर नहीं बनने वाले हैं, फिर लौट के आ रहा हूं, और आपकी नीतियां बड़ा फैक्टर होंगी, जिसे भी आप चुनाव के तौर पर टिकट दे देंगे वो आपके लिए जीत कर आगे आ जाएगा। निश्चित तौर पर कांग्रेस पार्टी के लिए बागी भी फैक्टर होंगे और दागी भी फैक्टर होंगे। भारतीय जनता पार्टी के लिए किसी प्रकार की कोई बगावत नहीं होगी। मैं पूरी गारंटी के साथ कह रहा हूं
कि भारतीय जनता पार्टी में जहां कहीं भी कार्यकर्ता असंतुष्ट हुए हैं, नाराज हुए हैं, पार्टी एक परिवार की भांति उनको मना करके उनको वापस पार्टी के साथ जोड़ेगी और सब मिलकर के प्रधानमंत्री जी के सपनों का भारत बनाने के लिए सपनों का मध्य प्रदेश बनाएंगे, सपनों का राजस्थान बनाएंगे, सपनों का तेलंगाना, सपनों का छत्तीसगढ़ और सपनों का मिजोरम बनाने के लिए जुटेंगे। कहीं किसी प्रकार की कोई बगावत नहीं होगी। लेकिन मैं सवाल पूछ रहा हूं, अलका लांबा जी देख करके पूछ करके बताएं कि पिछले 3 दिनों से कमलनाथ जी कहां निकले हैं, अपने घर से बाहर क्यों नहीं निकल पा रहे हैं? हजारों कार्यकर्ताओं ने कमलनाथ का घर क्यों घेर रखा है? क्यों कमलनाथ जी के दरवाजे पर पुतले फूके जा रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी के तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी परसों सीहोर में थे, कल वो गुना में थे और आज वो रायसेन में सभा कर रहे हैं। उनके तो रोज कार्यक्रम लग रहे हैं, वो रोज जनता के बीच में जा रहे हैं, वोट करने की अपील कर रहे हैं। कमलनाथ जी में हिम्मत क्यों नहीं हो पा रही है कि वो जनता के बीच में जाएं? दिग्विजय सिंह जी पिछले 3 दिनों में कहां हैं? और रणदीप सुरजेवाला आखिरकार मध्य प्रदेश छोड़ करके फरार क्यों हो गए? क्यों हिम्मत नहीं हो पा रही है कि वो वापस मध्य प्रदेश लौट करके आए? सच्चाई यह है कि आपके नेता इस असंतोष से घबराए हुए हैं। इस असंतुष्ट जो आज आग लगी हुई है ना, पुतले फूके जा रहे हैं जगह जगह ना, नेम प्लेट तोड़ी जा रही है ना, धक्कम धुक्की हो रही है, जूतम पैजार जो हो रही है ना, इससे आपके नेता घबराए हुए। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता नेता मैदान में डटे हुए हैं, हर जगह चुनाव प्रचार में, इसलिए कहीं किसी प्रकार का कोई विरोध नहीं है। कहीं अगर कोई असंतुष्ट हुआ है, नाराज हुआ है, हम पार्टी में परिवार की तरह मना लेंगे। तो आपकी तस्वीरें तो राजस्थान से आ रही हैं, उदयपुर की तस्वीरें आई हैं, वहां पर विरोध हो रहा है जबरदस्त तरीके से। राजस्थान में भी कोई विरोध नहीं है। देखिए, मैंने स्वाभाविक तौर पर कहा ना कि किसी का उद्वेलित हो जाना, अपेक्षाओं का पूरा ना होना, ये स्वाभाविक है। लेकिन एक बड़ी पिक्चर के तौर पर मैंने कहा कि नेतृत्व में किसी प्रकार का कोई मनमुटाव नहीं है। किसी नेता ने किसी दूसरे बड़े नेता के विरुद्ध किसी प्रकार की कोई बयानबाजी तो फिर कांग्रेस के परिप्रेक्ष्य में भी इस चीज को मध्य प्रदेश में आप देख लीजिए, कांग्रेस में भी जो कुछ भी आ रहा है इसी परिप्रेक्ष्य में देखिए ना, वहां भी यही स्थिति है, वहां भी वरिष्ठ नेता है, संभाल लेंगे। अलका जी जवाब दें। मैं तो बयान दिखा रहा हूं ना कि कमलनाथ दिग्विजय सिंह के कपड़े फाड़ने के लिए क्यों कह रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी में किसी ने कहा क्या कपड़े फाड़ने के लिए? बहुत अच्छे। भाजपा के प्रवक्ता को पूरी डिबेट में चौथी 5वीं बार मैं सुन रही हूँ कपड़े फाड़ना। ये एक कहते हैं ना व्यंग के तौर पर कहा जाता है कि फलाना तुम्हारे कपड़े फाड़ देगा, यानी कि गुस्से में है इतना कि तुम्हारे कपड़े, एक व्यंग है। और उस व्यंग को किस तरीके से दिग्विजय सिंह जी और कमलनाथ जी ने मंच पे हंसी ठिठोले करते हुए एक दूसरे के रिश्ते को कितनी और मजबूती से दिखाया, उसका है। असली में कपड़े तो आपके फट रहे हैं। आपके सीपी जोशी जी मध्य प्रदेश के आपके अध्यक्ष हो, भूपेंद्र यादव आपके केंद्रीय मंत्री हो, राकेश जी मुस्कुरा रहे हैं अलका जी बहुत। मैं वही कह रही हूँ, तो इनको व्यंग का मतलब ही नहीं पता, इनके यहाँ व्यंग होते नहीं। और जहां तक कमलनाथ जी 3 दिन से दिख नहीं रहे, सुरजेवाला जी नहीं दिख रहे, मुझे बहुत हैरानी है कि पूरी भाजपा अपने सारे काम छोड़कर हमारे नेता कहाँ है उसे ढूंढ रही है। तो उन्हें बधाई देती हूँ, शुभकामनाएं, माफी चाहूंगी। आज अष्टमी है, कल नवमी है, फिर विजयदशमी है। हर कोई अपनी छिंदवाड़ा में कमलनाथ जी इस समय आप देखिए दिख जाएंगे। पूरी तरह से अष्टमी, नवमी और दशमी तक हर कोई जो उम्मीदवार घोषित हुआ है अपने अपने इलाकों में अपने परिवार लोगों के बीच में 3 दिन का ये जो उत्सव है वो मना रहे हैं और लौटेंगे, आपको चुनौती देंगे। आपका जो ये लंका दहन है वो कांग्रेस के हाथों जनता करने के लिए तैयार बैठी है। आप चिंता मत करिए। अष्टमी की शुभकामनाएं। पिछले 3 दिनों में कहा का पर्व आप तो आगे के 3 दिनों में बताइए, पिछले 3 दिन कहा है। पूर्ण बहुमत के साथ हम वापसी कर रहे हैं। और जहां तक आम आदमी पार्टी का मैं जवाब देती हूँ, उन्होंने कहा निर्दोष है। मैं इस बात के सबूत दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने दिए थे कि जो शीला जी की जो नीति थी, शराब नीति जो समय पर थी, शीला जी के समय पर इन्होंने उसे पलट दिया रातों रात। और पलटते ही जहां पर हुआ कि बहुत पैसों का लेन देन हुआ है, सीबीआई की जांच हुई, इन्होंने अपनी नीति वापस ली। वही इन्होंने अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारी। जब आप आम आदमी पार्टी की शराब नीति ईमानदार थी, किसी तरह का कोई हेराफेरी नहीं थी, जांच बैठी थी तो सामना करना था। आपने क्या किया? अपनी वो शराब नीति जहां पर पैसों का लेन देन, गंभीर आरोप और सबूत, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दिल्ली के नेतृत्व ने एलजी, पुलिस और सीबीआई को हमने जांच किया। हमें मालूम है इसमें गलती इन्होंने की है और अब धीरे धीरे इनके लिए जवाब देना मुश्किल हो रहा है। तो हम ये नहीं कह रहे कि ईडी सही है या ईडी पूरी तरह से गलत है, सीबीआई। लेकिन ये संसद में रखे आंकड़े बताते हैं
कि 90% मामले विपक्षी नेताओं के दलों के ऊपर ही किए गए हैं और जिसमें 90% में से मैं मानती हूँ 5-10% मामले इस तरीके के जो दिल्ली की कार्रवाई है वो सही भी है, सबूत मिल रहे हैं इसलिए जेल है। वरना 55 घंटे तो राहुल गांधी जी को ईडी ने बिठाया ना, लगातार पूछताछ की। श्रीमती सोनिया गांधी जी स्वस्थ नहीं थी, संसद बैठी थी, फिर भी वहां से उठाकर ईडी लेकर गई, पूछताछ की। लेकिन 10 साल से केंद्र में भाजपा है, बाल बांका नहीं कर पाई राहुल गांधी जी का। वही राहुल गांधी कन्याकुमारी से कश्मीर तक भारत जोड़ो यात्रा भी करते हैं, 1 साल भी पूरा हो गया उस चीज को, बाल बांका नहीं कर पाए क्योंकि झूठ के पांव नहीं होते। और जहां पर सबूत हाथ में आ रहे हैं वहां पर आपके नेता शिकंजे में आ रहे हैं। और हमें लगता है पारदर्शिता के साथ, ईमानदारी के साथ ये जांच अदालतों की निगाह में पूरी होनी चाहिए। क्या सच है दिल्ली का शराब नीति का, वो सामने आना चाहिए और इसको लंबा नहीं लटकना चाहिए। विकास गोयल, पहली बात तो ये है कि जो हमारे इन प्रवक्ताओं ने कहा आम आदमी पार्टी के पास वैसे भी उम्मीदवार नहीं है तो बागी की सिचुएशन पैदा ही नहीं होती आम आदमी पार्टी के लिए। लेकिन अलका जी ने जो बात कही वो सोचने वाली है। क्या इससे यह समझा जाए कि आप जिसे सहयोगी समझ रहे हैं उस सहयोगी को भी पूरी तरीके से इनकार नहीं है, उस सहयोगी का भी कहना है कि इस सब के पीछे देखे जाने की जरूरत है। शीला दीक्षित ने 3 टर्म लगातार सरकार चलाई, तब किसी तरह का आरोप नहीं था, आपकी नई नीति आते ही इतना बखेड़ा क्यों खड़ा हो गया? देखिए राजीव जी, मैं अलका जी का जवाब देना चाहूंगा। उन्होंने कहा शराब नीति बदली और फिर वापस क्यों ले ली। जब मनीष जी ने वापस ली थी तो मैंने पूरे तथ्यों के साथ बताया था कि जब ये नीति लागू की गई उस वक्त ऐसा इसमें कोई प्रोविजन नहीं था कि एनसीडी और डीडीए की परमिशन लेनी पड़ेगी वाइन शॉप खोलने के लिए। ये बाद में क्लोज लगाया गया जिसकी वजह से जिन ठेकेदारों को लाइसेंस दिया गया था उनकी दुकानें नहीं खुल पाई, तो इसलिए हमें वापस लेनी पड़ी। दूसरी बात, अलका जी ने कहा एलजी को इन्होंने कंप्लेंट दी, तो अलका जी को बताना चाहता हूँ एलजी ने ही इस पॉलिसी को परमिशन दी थी। इनसे पहले वाला जो एलजी थी उन्हीं की परमिशन से लागू हुई थी, उन्हीं की परमिशन से ये शराब नीति लागू की गई थी, ना कि बिना एलजी की परमिशन से लागू। दूसरी बात, आपने इंडिया अलायंस की बात की, तो मैं आपको फिर कहना चाहता हूँ हमारे राज्य में हो सकता है हमारी नीतियां अलग हो, हमारी विचारधारा अलग हो, लेकिन केंद्र में जो लड़ाई है हमारी, वो लड़ाई मोदी की तानाशाही से है। मोदी जी का जो एक हिटलर शाही रवैया, जिस तरह से वो विपक्ष के नेताओं को टारगेट कर रहे हैं, विपक्ष की सरकारों को तोड़ने में लगे हुए हैं, किसी भी संवैधानिक संस्था की चाहे सुप्रीम कोर्ट तक के निर्णयों को नोटिफिकेशन लाकर बदल दे रहे हैं। नहीं, क्या तो क्या कहा आपने? सुप्रीम कोर्ट के निर्णयों को नोटिफिकेशन लाकर बदल देते हैं कभी भी। अभी आपने देखा आम आदमी पार्टी दिल्ली सर्विसेज के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है, बिल की बात कर रहे हैं, जी जी, ऑर्डिनेंस लाके उन्होंने बदल दिया। तो किसी भी संस्था को वो मानने को तैयार नहीं है। तो ये लड़ाई 140 करोड़ हिंदुस्तानियों की लड़ाई है जो 2024 में मिलकर अब इंडिया अलायंस लड़ रहा है। उनका राज्यों में जो हमारी लड़ाई है, राज्यों में जो हमारी विचारधारा अलग हो सकती है, लेकिन केंद्र में हमारी सबसे पहली प्राथमिकता इस तानाशाही सरकार को हटाने की है। क्योंकि अगर 2024 में तानाशाही सरकार दोबारा आ गई तो मुझे नहीं लगता इस देश में लोकतंत्र बचेगा। जिस तरीके से मोदी जी काम कर रहे हैं। अच्छा, ये बात बताइए, 2024 में अगर सरकार आ जाती है तो सरकार को लाने वाला कौन होगा? जनता ही होगी ना। वो जनता ही है जो कि सरकार को लाएगी। मान लीजिए, मैं ये नहीं कह रहा कि यही सरकार आने वाली है, हो सकता है कि जो अलायंस आपका बना है ये सत्ता में आ जाए, लाएगी तो जनता ही ना। तो फिर ये लोकतंत्र ना बचने की बातें, ये सब क्या बातें हैं भाई? प्रतिनिधि जी, आपका रुख करूंगा मैं यहाँ पर। प्रतिनिधि जी, क्या टिकट की दावेदारी, मैं फिर लौट के आता हूं उसी चीज पर, क्या टिकट की दावेदारी अपने विश्वास को डगमगाने के लिए मौके देती है? एक पार्टी जिसके साथ एक कार्यकर्ता लंबे वक्त तक जुड़ा रहता है, केवल टिकट नहीं मिलता इसलिए चैलेंज बन के खड़ा हो जाता है, और कई बार ऐसा देखा गया है कि पार्टी का बनता फ्यूचर उन कार्यकर्ताओं की वजह से अंधेरे में या गड्ढे में चला जाता है। देखिए राजू जी, मैं इस डिबेट की शुरुआत में बात कहा था और फिर कह रहा हूं कि एक एक सीट पे कई कई दावेदार होते हैं और मजबूत दावेदार होते हैं। कभी कभी पार्टी के सामने भी संकट खड़ा हो जाता है कि हम उम्मीदवार किसको सेलेक्ट करें, और कभी कभी तो कहीं अलायंस में सीटें दूसरे के हिस्से में चली जाती हैं, कभी कभी किसी दूसरे दल से आया उम्मीदवार टिकट पा जाता, हमारा कार्यकर्ता वंचित हो जाता है। ऐसी परिस्थितियों में जो कार्यकर्ता लगातार क्षेत्र में मेहनत किया रहता है वो अपनी दावेदारी करता, बगावत, उसको बगावत तो कहा जा रहा है, लेकिन वो बगावत में अपना अधिकार मांग रहा है कि हमारा अधिकार है साहब, हमको मिल जाए टिकट, और उसके लिए वो अपनी लड़ाई लड़ रहा है। लेकिन हमें लगता है कि जब पार्टी नेतृत्व तो सजग रहती है, पार्टी नेतृत्व तो सचेत रहती है,
तो पर्चा दाखिला के बाद उन तमाम बागियों के साथ संवाद स्थापित करके सबको मैनेज करती है। और जो पार्टी, फिर मैं कह रहा हूं, जो पार्टी संवाद कायम करके अपने कार्यकर्ताओं के साथ, नेताओं के साथ तमाम विरोधाभास के बाद भी मैनेज कर लेगी, वही पार्टी इन 5 राज्यों में चुनाव जीतने में सफल है। और आपको क्या लगता है कौन मैनेज कर पा रहा है? क्योंकि तस्वीरें हर एक की आ रही हैं आम आदमी पार्टी को छोड़कर। विड्रॉल तक इंतजार करना पड़ेगा। इसके लिए पर्चा वापसी के तिथि तक इंतजार करना पड़ेगा कि कौन कौन से लोग पर्चा वापस ले रहे हैं, कौन सी पार्टियां मैनेज कर पा रही है, कौन सी पार्टियां नहीं मैनेज कर पा रही है। ये इंतजार तो करना पड़ेगा। राकेश जी, ये पर्चा वापसी की बात बड़ी अच्छी यहाँ पर है, क्योंकि जिसका पर्चा वापस हो गया इसका मतलब उसे मना लिया गया। बिल्कुल। फोन कनेक्ट नहीं हो पा रहा। ठीक है, अलका जी आप जवाब दें, उनके पास आवाज नहीं जा पा रही है। क्या यही माना जाए कि बिल्कुल उस तक नेता पहुंच गए? नहीं, ये बहुत बड़ी कामयाबी है। जिस तरह से मेरे से पहले प्रवक्ता ने बताया, बिल्कुल सही बयान किया। ये लोकतांत्रिक तरीका है। हर कार्यकर्ता अंतिम क्षण तक अपनी लड़ाई को लड़ता है, लेकिन वो समर्पित कार्यकर्ता पार्टी के साथ खड़ा रहता है। नाराजगी होती है तो जो उम्मीदवार होता है उसके घर सबसे पहले जाता है, उसकी नाराजगी को दूर करने और उसे अपने साथ ले जाने में। जो कामयाब हो जाता है, आधी जीत क्योंकि कार्यकर्ता साथ में आ गया, आपकी वही हो जाती है। जहां पर आपका कार्यकर्ता नाराज है या विरोधी आपके खिलाफ विड्रॉल नहीं किया है, वहां से भी जनता समझ जाती है कि इनका अब कुछ नहीं हो सकता। सेम हिमाचल में हुआ, सेम आपके कर्नाटक में जगदीश शेट्टर, इनके मुख्यमंत्री नाराज हुए, कांग्रेस में आ गए, हमने टिकट दिया और वो सब चीजें वहां तक पहुंची जिसका खामियाजा बिल्कुल भाजपा को उठाना पड़ा। हिमाचल में भी यही हुआ इनके साथ में। सो बात ये कि हम उसमें कामयाब रहे। अभी बिल्कुल ये परीक्षा के क्षण है हर पार्टी के लिए, हम उसके लिए भी तैयार हैं और जिस दिन विड्रॉल होगा उसके बाद। चलिए, आप सभी को शुभकामनाएं कि 3 दिसंबर का दिन आप सभी के लिए मिठाई खाने और मिठाई बांटने का दिन साबित हो। 3 दिसंबर का दिन आप पार्टियों के लिए खुशी लेकर आए। इसी शुभकामनाओं के साथ फिलहाल इस चर्चा में इतना ही। बहुत शुक्रिया अलका जी आपका जुड़ने के लिए, विकास जी, कीर्ति जी और राकेश जी, आप सभी।